नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि रोज़ाना सियासत हर दिन सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक का शाया करता है ताकि आवाम को सहूलत हो सके और रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है कुछ इस तरह है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज़ ओहद पहाड़ पर चढ़े थे तो उनके बायस उसे वजद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद ठहर जा, क्योंकि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबा हैं उनकी क्या फजीलत है। ओहद पहाड़ भी हलने लग जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की जानिब चलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि बीजेपी तमाम सियासी जमातों को तोड़ कर उनको यानी अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, सियासी उल्लू सीधा करना चाहती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो रुकन राज्यसभा है, रुकन पार्लियामेंट है, संजय सिंह ने ये बात बीजेपी से मुतालिक कही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मगरबी बंगाल में गद्दारों का एक ऐसा लगता है कि सीले रवां मंजर आम पर आया है, एक सैलाब आ गया है गद्दारों का, गद्दारी का। और बीजेपी के इशारों पर ये काम कर रहे हैं। बहरहाल संजय सिंह ने बहुत अच्छी बात की है और कहा है कि बीजेपी तहकीकाती एजेंसियों जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों को तोड़ने में मसरूफ़ है और तोड़ रही है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक संजय सिंह का सवाल है, संजय सिंह ने इस सिलसिले में बेशुमार मिसालें भी पेश की है और कहा है कि बीजेपी ने मगरबी बंगाल में जिस तरह यानी TMC को तोड़ने की शुरुआत कर दी है, उसी तरह उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसे भी महाराष्ट्र में उसने तोड़ कर फोड़ कर रख दिया है। इसी तरह महाराष्ट्र में NCP को भी उसने तोड़ फोड़ कर रख दिया है। और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस को तोड़ कर रख दिया है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी जहाँ पर अपना सियासी उल्लू सीधा करना चाहती है वहाँ पर तोड़ फोड़ करती है, यानी कांग्रेस को तोड़ देती है, NCP को तोड़ देती है, शिवसेना को तोड़ कर देती है और उनमें बगावत पैदा कर देती है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी में भी बगावत उसने पैदा की, गद्दारों को पैदा किया। वैसे नाज़रीन, बीजेपी के बारे में खुद अपोजिशन का ये कहना है कि बीजेपी जो टैक्टिक्स या चाल इस्तेमाल करती है, एक तो डराने धमकाने की चाल इस्तेमाल करती है। यानी अगर किसी पार्टी को तोड़ना है तो उसके अरकान पार्लियामेंट हो या फिर अरकान असेंबली हो, उनको ED से या CBI से और दीगर तहकीकाती एजेंसियों से डराती है या फिर ब्लैकमेल करती है या फिर लालच देती है किसी ओहदे का। जैसा कि आप देखेंगे एक शुवेंदु अधिकारी अब मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन ये TMC के कट्टर कायदीन में इनका शुमार होता था। लेकिन आपने देखा कि डराने धमकाने और लालच देने के बाद वो आज चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हो चुके हैं। एक और चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आपको बता दूं कि ये आसाम का चीफ मिनिस्टर है और ये कांग्रेस के नर्सिंग होम में इसकी पैदाइश हुई, लेकिन अब RSS की और बीजेपी की चड्डी या लंगोट इसने पहन ली है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अपोजिशन कायदीन जो कह रहे हैं, संजय सिंह जो कह रहे हैं कि बीजेपी सियासी जमातों को तोड़ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, मगरबी बंगाल में आपने देखा कि 294 रुकनी असेंबली में TMC को सिर्फ आपको बता दूं कि 80 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी। लेकिन अब इन 80 नशिस्तों को बरकरार रखना TMC के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि गद्दारों को बीजेपी ने वहाँ पैदा कर दिया है। और आपको ये बता दें कि हम तो गद्दार नहीं कहते, लेकिन TMC के जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि गद्दारों ने बगावत की है। और रत ब्रात बैनर्जी आपको बता दूंगी कि कायद अपोजिशन के ओहदे पर ये फायद होने वाला है और ये TMC का कट्टर कायद हुआ करता था, MLA हुआ करता था, लेकिन इसने बगावत कर दी है। ये इस बेचारे ने क्यों बगावत की है, इस बेचारे ने क्यों गद्दारी की है, ये उसको वो बेहतर जानता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 58 TMC MLAs ने बगावत की है, इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। और स्पीकर को इन 58 TMC अरकान असेंबली ने जो यानी दस्तखतों से एक मकतूब भी दे दिया गया है, जिसमें रत भारत जो है
बनर्जी, उसे कायदे अपोजिशन बनाने की अपील की गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि कलकत्ता के जो मेयर है वो फरहाद हकीम, वो भी यानी आप देखेंगे ममता बनर्जी के वफादारों में, करीबी साथियों में उनका शुमार होता है, लेकिन उन्होंने भी मेयर कोलकाता के हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है, मेयर कलकत्ता के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता ममता बनर्जी से दरख्वास्त दी कि मैं इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ, और ममता बनर्जी ने उसे मंजूरी भी दे दी है। ये बहुत अच्छी बात है। रणबर्त बैनर्जी, अब देखेंगे कि रणबर्त बैनर्जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस गद्दारी के पीछे रणबर्त बैनर्जी का हाथ है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसके पीछे जैसा कि संजय सिंह ने कहा है कि मरकज़ी एजेंसियों जैसे CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का हाथ होता है, फिर लालच का हाथ होता है, या ब्लैकमेलिंग का हाथ होता है, डराने धमकाने का हाथ होता है। इसी दौरान आपको बता दूं कि जो खास खबर है वो ये है कि 20, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि TMC के अरकान पार्लियामेंट की तादाद, यानी अरकान लोकसभा की तादाद 29 है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 20 TMC अरकान पार्लियामेंट बीजेपी के साथ राब्ते में है, और कभी भी वो गद्दारी करते हुए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये भी एक अहम खबर जो मगरबी बंगाल से आ रही है। और आपको ये बता दूं कि मगरबी बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने 3 मियाद तक हुकूमत की और 34 साल कम्युनिस्ट इक़्तिदार को उखाड़ फेंका था और कम्युनिस्टों को कहीं का नहीं रखा था, उसका खुमियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ा। अगर ममता बनर्जी कम्युनिस्टों की ताकत पूरी तरह नहीं तोड़ती तो फिर आज बीजेपी वहाँ पर इक़्तिदार में नहीं आती। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बीजेपी जिस अंदाज में इंतखाबात लड़ती है, जिस अंदाज में हेरा फेरी करती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने हेरा फेरी की, बीजेपी ने कम अज़ कम 100 सीट्स उसके लूटे हैं, चोरी किए हैं, सरका किए हैं, यानी जमहूरियत को बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। और इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के दरमियान साजबाज हो गया था। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में खुद राहुल गांधी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपने देखा कि किस तरह उसकी धांधलियों को, उसकी बेकायदगियों को, उसकी खामियों को उजागर किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इन इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रही। तो बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कम अज़ कम 20 अरकान पार्लियामेंट बीजेपी के साथ राब्ते में है। अब देखना है कि इन गद्दारों में कौन कौन शामिल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ होते हैं, सियासी इक़्तिदार होते हैं, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब हिंदुस्तान में ना पॉलिटिकल वैल्यूज़ की कोई अहमियत रही, ना फैमिली वैल्यूज़ की अहमियत रही, ना कैरेक्टर की कोई अहमियत रही, बल्कि आप देखेंगे ये गुंडे, मावाली और रेपिस्ट सब के सब आपको देखेंगे कि पार्लियामेंट में भी नज़र आएंगे, आपको असम्बलियों में भी नज़र आएंगे और लुटेरे भी नज़र आएंगे। वैसे भी आपको बता दूं कि जो आवाम की जेब पर डाका डालता है महंगाई के ज़रिए और बेरोज़गारी के ज़रिए, वो भी तो लुटेरा होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और संजय सिंह ने बहुत अच्छी बात की है कि बीजेपी हुकूमत तहक़ीक़ाती एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है, यानी अब बीजेपी को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, जहां चाहे वो कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन बीजेपी को, मोदी जी को और अमित शाह को ये याद रखना चाहिए, जैसा कि आपको बता दूं कि संजय सिंह ने भी कहा है कि इक़्तिदार जो होता है, और राहुल गांधी ने भी कहा है कि इक़्तिदार हमेशा नहीं होता, बल्कि कभी ना कभी आपको तख्त से तख्ते पर आना पड़ता है। तो बहरहाल ये इस बात को मानना चाहिए हमारे मोदी जी को और अमित शाह को भी कि इक़्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस खबर के बारे में हम बाद में आपको और तफसीलात बयान करेंगे और अपडेट आप लेकर आपके सामने पेश होंगे। लेकिन एक और ख़बर आई है, कल ही आपने देखा कि दिल्ली के मालवीय नगर में किस तरह एक रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी थी, यानी होटल, यानी देखा कि वहाँ पर आप होटल में किस तरह के हालात पैदा हुए थे, आग भड़क उठी थी और फ्लोरिश स्टे जिसका नाम बताया जाता है, वहाँ पर 21 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे, जिनमें मरने वालों में 11 गैर मुल्की और 10 हिंदुस्तानी शहरी शामिल हैं। और अब पुलिस ने दावा किया है कि उसने होटल मालिक लोकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है और जायदाद के मालिक के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर ली गई है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जिस वक्त आतिशबाज़ी या आतिशबाज़ी का जो वाक़या पेश आया था, यानी आग भड़क उठने का वाक़या पेश आया था, बाद में बावर्ची ने कहा है कि इलेक्ट्रिक चूल्हा जलाते ही धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में आग ने रेस्टोरेंट को अपने लपेट में ले लिया था और
तीसरी मंजिल से एक माँ और बेटी कूद पड़े थे और कहा जाता है कि दोनों बच गए, लेकिन माँ की टांग टूट गई। तो ऐसे कई लोग ऊपर से यानी अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े थे और नीचे देखेंगे गद्दे जो थे वो लोगों ने, मकामी लोगों ने रख दिए थे, उसके बावजूद भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो बहरहाल ये वाक़या कल पेश आया था और आपने देखा कि कैसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया था महलूकिन के वर्सा को, जबकि 50,000 रुपये ज़ख्मियों को बतौर एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते हैं तो 2 लाख नहीं बल्कि 1-1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाना चाहिए। वैसे नाज़रीन, कल ही ये वाक़या पेश आया, उसके कल या परसों समझिए 1-2 दिन में के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि कम से कम 3 मरीजों की मौत हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि आईसीयू में शॉक सर्किट की वजह से ऐसा हुआ है, वहाँ पर धुएं और आग की वजह से मरीजों की मौत हुई है। कई मरीजों के मरने की बात की गई, लेकिन 3 की तस्दीक हुई है। ताहम ये भी कहा गया है कि आईसीयू में जिस वक्त आग भड़क उठी और धुआं भर गया था, उस वक्त आईसीयू में कम से कम 15 मरीज़ मौजूद थे। तो बहरहाल मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। तो ये खबर आ रही थी बिहार से और आपको बता दूं कि सुबह 3 बजे ये वाक़या पेश आया है। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में पुलिस और हुकूमत क्या कार्रवाई करती है, लेकिन वहाँ पर आपने देखा कि बीजेपी हुकूमत है और नीतीश तो पैदल हो गए हैं, नीतीश कुमार की पार्टी भी पैदल हो गई है। और जहाँ तक आप देखेंगे डराने, धमकाने, ब्लैकमेलिंग करने या लालच देने का सवाल है, नीतीश कुमार अब पूरी तरह, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पूरी तरह बीजेपी की गिरफ्त में आ गई है और अपनी पहचान मिटा चुकी है। अब आपको बता दूं कि अगर 20 अरकान पार्लियामेंट जो टीएमसी के है हकीकत में अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो समझिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहमियत जो है वो घट जाएगी। यानी बीजेपी को अच्छी खासी यानी 260 आसानी से तायद हासिल हो जाएगी अरकान पार्लियामेंट की, जबकि बीजेपी के पास 240 अरकान पार्लियामेंट पहले से ही है, जबकि उसने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद किया है, उसके वजह से उसकी इज्जत बच गई है। अगर ये 20 और आ जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी बीजेपी जो चाहे कर सकती है, अब ये हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी आप ये ना समझिए कि इख्तिदार हमेशा रहने वाला है, ये इख्तिदार जाने वाला है, कभी किसी के पास इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। तो ज़रा संभल के काम करना। और जिस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं, जिस तरह की बदनवानियाँ हो रही हैं, और हद तो ये है कि मोदी हुकूमत की बदनवानी की वजह से लड़के लड़कियाँ खुदकुशी कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल आपको हमने बताया कि किस तरह मालवीय नगर में आग का हादसा पेश आया था एक रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी पेश आया है। और इस सिलसिले में ये बहुत ख़तरनाक वाक़या जो है हमने आपको सुनाया है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने राहुल गांधी के बारे में आपको बताया है और आपने देखा कि किस तरह CBSE में बदनवानियाँ की गई है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि नीट में बार बार यानी बदनवानियों का इर्तिकाब किया गया। और हद तो यह है कि एक लड़की जिसका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से है और जहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की आकांक्षा ने खुदकुशी कर ली और उसने अपने खुदकुशी नोट में कई ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिससे यकीनन आप रोलेंगे। और आपको ये बता दूं कि ये लड़की जो किसान की बेटी है, वो चाहती थी कि डॉक्टर बने, अपने ख्वाब डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करे। नीट उसने अच्छा लिखा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि धांधली की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से नीट को मनसूख कर दिया गया है, यानी दोबारा नीट मुनक़िद करने का ऐलान किया गया। उस लड़की ने अपने खुदकुशी नोट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अब उसके पास फिर से नीट इम्तिहान देने की हिम्मत नहीं है। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी कहते हैं कि जो बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, आकांक्षा जैसी बच्ची खुदकुशी करती है, तो इसके खुदकुशी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो जिम्मेदार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़ी बेशर्मी के साथ धर्मेंद्र प्रधान जो वज़ीर तालीम है, वो अपने कुर्सी से चिपके हुए हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने फेविकॉल लगा लिया है अपनी कुर्सी को। और आपको ये बता दूं कि खुद अब आम आदमी पार्टी हो या दीगर अपोजिशन जमातें हों, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फिर तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आखिर आप धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रहे हैं। नीट का जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, एक आकांक्षा नामी बच्ची ने खुदकुशी कर ली है, एक ही नहीं कई लोगों ने खुदकुशी की है, जबकि CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो आंसर शीट होती है, जब एक बच्चे वेदांत ने उसे मंगवा कर देखा
तो पहला सफ़ा तो उसका था, लेकिन अंदरूनी सफ़ा किसी और के थे। तो कितनी शर्म की बात है कि CBSE भी, यानी CBSE बोर्ड है, वो भी नाअहल हो गया है, और जो हमारे NTA है जो नीट का इनेकाद करती है वो भी नाअहल साबित हुई है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मोदी हुकूमत को यानी ज़री सी शर्म भी नहीं आती, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जो वज़ीर तालीम है उन्हें अखलाकी बुनियादों पर अपना इस्तीफ़ा पेश कर देना चाहिए था। तो बहरहाल आकांक्षा की मौत पर राहुल गांधी का एक बयान मंजर आम पर आया है, और राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक किसान की बेटी आकांक्षा की मौत जो है, जो खुदकुशी है, वो मोदी जी के बदनवान सिस्टम की देन है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मोदी जी का बदनवान सिस्टम बच्चों को यानी खुदकुशी पर मजबूर कर रहा है, किसानों को खुदकुशी पर मजबूर कर रहा है, माँ बाप को अपने जवान बच्चों का गम सहने पर मजबूर कर रहा है। हद तो ये है कि मोदी जी की जो बदनवान सिस्टम है वो यानी कई ख़वातीन को बेवा कर रहा है, हुजूमी तशद्दुद में उनके शौहरों को उनको हलाक कर रहा है और उनके बेटों को हलाक कर रहा है। तो ये मोदी जी का बदनवान सिस्टम है। और आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर मोदी जी से मुखातिब होते हुए कहा है कि मोदी जी, आपने 12 वर्षों में तालीमी निज़ाम को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी पूरी कीमत हमारे मुल्क के नौजवानों को चुकानी पड़ रही है, अदा करनी पड़ रही है। और यकीन मानिए कि आकांक्षा डॉक्टर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहती थी, लेकिन आपके यानी सड़ेल सिस्टम ने, आपके बदनवान सिस्टम ने उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये आकांक्षा की जो कहानी है बहुत ही गमगीन कहानी है। एक लड़की जो मध्य प्रदेश के गांव की रहने वाली है, उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बनती, लोगों की खिदमत करती, लेकिन आपने देखा कि किस तरह मोदी जी का सिस्टम है, बकौले राहुल गांधी बदनवान सिस्टम, करप्टेड सिस्टम जो है, उसके नतीजे में इस बच्ची को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। और आपको ये बता दूं कि ये आकांक्षा मोदी जी की तबाही व बर्बादी और बीजेपी की तबाही व बर्बादी का बायस बनेगी, ये पूरा मुझे नजर आ रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि आकांक्षा के वालिद ने अपने बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, कोचिंग अच्छी दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया और खुद नागपुर में आकर बावर्ची की हैसियत से काम करने लगा और वहीं पर बच्ची को कोचिंग भी दिलाने लगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि माँ बाप किस तरह कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आकांक्षा चतुर्वेदी अब इस दुनिया में नहीं रही, मोदी जी के सिस्टम की भेंट चढ़ गई, और ये राहुल गांधी कहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने मोदी जी को यह भी याद दिलाया है कि मोदी जी, कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है, इस तरह चिपक कर कुर्सी से मत बैठिए, और जो बदनवान है, जो करप्टेड है, उसको निकाल फेंकिए, और ये बात कही है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इख्तिदार आता जाता है, राहुल गांधी ने ये बात कही है, कुर्सी आती जाती है, राहुल गांधी का ये कहना था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज भी धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिमटे बैठे हैं, इस बारे में भी राहुल गांधी ने तनकीद की है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि नीट में बदनवानी, CBSE में बदनवानी, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत क्या कर रही है। 12 वर्षों से आपने देखा कि किस तरह मुल्क की हालत कर दी कि ये मुल्क की दुर्गत बना दी गई है। हर तरफ आप देखेंगे मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, मसाजिद के नीचे मंदिरें तलाश की जा रही है, मसाजिद को मंदिर करार दिया जा रहा है। हद तो यह है कि इन बेशर्मों ने सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो मस्जिद है उसे भी मंदिर करार दिया है। तो ये बेशर्म, मैं समझता हूँ कि इन्हें चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल हिंद है, और आज भी जाकर आप अजमेर में देखिए, जो गैर मुस्लिम वो उस दरगाह पर सबसे ज़्यादा हाज़िरी देते हैं और फैज़ पाते हैं। ये जो लोग हैं फ़िरका परस्त दरिंदे, ये कम्युनल डॉग्स जो हैं, ये फ़िरका परस्त कुत्ते जो हैं, ये हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, मसाजिद को मंदिर करार देते हैं। हद तो ये है कि इन्हें शर्म नहीं आती कि आज हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा और पुरकशिश सयाहती मरकज़ है, जहाँ पर जो आलमी सरबराहान, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म, मुख्तलिफ ममालिक के मिनिस्टर्स जो हैं, वो आकर यादगार मोहब्बत जो है ताजमहल, उसके सामने तस्वीर खुशी करवाते हैं और तस्वीर खिंचवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की, तो आपको बता दूं कि उसे भी ये मंदिर करार देते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है, हर चीज़ को ये मंदिर 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 करार दे रहे हैं। अगर ये अपने घरों को मंदिर करार देते तो बहुत अच्छा होगा, ये मसाजिद को छोड़िए। और हद तो यह है कि वाराणसी वज़ीर आज़म का पार्लिमानी हल्का
है वहां पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया इस बहाने से कि वो मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनाई गई है। तो देखिए आप उत्तर प्रदेश में किस तरह के मुस्लिम दुश्मनी के इकदाम किए जा रहे हैं। और ये जो इकदाम कर रहे हैं, याद रखिए कि मजलूम की अगर कोई हाई लेगा तो देखिए कि उसकी तबाही और बर्बादी यकीनी हो जाएगी। और यही मोदी जी है जो योगी को तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इख्तलाफात मोदी और योगी और अमित शाह में बढ़ते जा रहे हैं। इस बात की भी इत्तलात आ रही हैं और योगी जो है ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायद होने का ख्वाब देख रहे हैं। और योगी यही चाहते हैं कि जिस तरह अडवाणी को मोदी ने धोखा दिया उसी तरह हम मोदी के साथ सुलूक करेंगे। तो ये इख्तलाफात भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी के बाद कौन, ये आरएसएस में सवाल बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। तो बहरहाल इसके लिए नाम लिए जा रहे हैं, मोदी के बाद योगी या फिर गडकरी और राजा सिंह के भी नाम। सॉरी, आप देखेंगे कि राजा सिंह तो बेचारा इस काबिल भी नहीं है कि वो कुछ बात भी कर सके। तो बहरहाल वो बात करता है तो यही करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, मंदिर मस्जिद करता है, ये तरक्की की बात नहीं करता। तो यकीन मानिए जो तरक्की की बात नहीं करते, मैं तो उन्हें सियासतदान समझता ही नहीं। मैं क्या, कोई भी नहीं समझता, क्योंकि आज पॉलिटिक्स में गुंडों की भरमार हो गई है। और यकीन मानिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को और योगी को गुंडा कहने पर एक बुजुर्ग मुसलमान को उत्तर प्रदेश में जिस तरह हिरासत में लिया गया, जिस तरह उनसे उठ बैठ करवाई गई, यह बहुत शर्मनाक बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, उन साहब को भी चाहिए था कि इस तरह की बातें ना करते। आपके किसी को गुंडा कहने से क्या वो गुंडा हो जाता है? आपके किसी को रेपिस्ट कहने से क्या वो रेपिस्ट हो जाता है? आपके किसी को लुटेरा कहने से क्या वो लुटेरा हो जाता है? अब अंदाजा कीजिए कि ममता बनर्जी ने मोदी को लुटेरा कहा, बीजेपी वालों को लुटेरा कहा। क्या किसी में हिम्मत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके? जबकि एक मुस्लिम शख्स मोदी को गुंडा कहता है या फिर योगी को गुंडा कहता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसको बहुत ज्यादा मारपीट भी करती है। और इसलिए मारपीट का हम कह रहे हैं क्योंकि जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर आ रहा था तो चलने फिरने से खासिर था, बहुत ही मुश्किल से चल रहा था और हाथ जोड़ रहा था और कान पकड़ रहा था। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती से आप लोगों को चुप करवा सकते हैं, लेकिन लोगों की जो हकीकी आवाज़ है उसे आप बंद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अब सारे हिंदुस्तान में जो कोचिंग सेंटर्स है उसके असातिज़ा और तलबा मुत्तहिद हो गए हैं मोदी हुकूमत के खिलाफ। और आपको ये बता दूं कि नौजवान जिन्हें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कहा, हम जिंजी कहते हैं, लेकिन अब जिंजी का वर्ड मैं समझता हूं कि जो टर्मिनोलॉजी है, जो कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स है, वो चेंज हो चुके हैं। अब जिंजी के बजाय कॉकरोच का इस्तेमाल हो रहा है, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और 6 जून को कॉकरोच का एक बहुत बड़ा धरना है और मोदी हुकूमत के खिलाफ है। मोदी हुकूमत की नींद हराम हो गई है। और खुद आप देखेंगे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी किस तरह पछता रहे होंगे कि उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहकर हिंदुस्तान में हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर दी है। ये नौजवान अगर उठेंगे तो यकीन मानिए कि उखाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है अपनी मंजिल उनको आसमानों में। तो बहरहाल अब उनको आसमानों में मंजिल नजर आ रही है और मोदी हुकूमत को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। और यकीन मानिए कि ये जो मोदी की हालत होगी या गोदी की हालत होगी वो बहुत ही इबरतनाक होगी, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर तो रही है, जैसा कि हमने आकांक्षा के खुदकुशी की खबर बताई है। 6 जून को यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो है वो धरना मुनक्किद किया जा रहा है। उससे पहले ये लोग चाहते हैं कि हम वज़ीर तालीम धर्मेंद्र जो हैं उनका इस्तीफ़ा हो जाए। तो बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दे दिया जाए उनकी जानिब से। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी उनको इस्तीफ़ा देने से रोक रहे हैं। आखिर क्यों रोक रहे हैं? क्या मोदी जी को डर है कि वो भी बेनकाब हो जाएंगे? ये सवाल अब सियासी तजिया निगार कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और इंटरनेशनल लेवल पर जो खबर आई है वो ये है कि अब ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। और जिस तरह वो चीख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका लबो लहजा, किस तरह उनका यानी दिमागी संतुलन या दिमागी तवाज़ुन जो होता है वो बिगड़ जाने का इशारे दे रहा था। तो बहरहाल अब लगाम लगाई है अमेरिकी कांग्रेस ने। और आपको बता दूं कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने
की करारदाद जो पेश की गई थी डेमोक्रेट्स की जानिब से, वो उस करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े, जबकि 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अब अभी दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, या ये वाज़े तौर पर ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका अब दोबारा ईरान के खिलाफ जंग नहीं करेगा। ट्रंप ने मुशीरों को ये बात बताई है। वैसे भी नाज़रीन, ये अमेरिकी अखबार का दावा है, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। और एक खबर ये आई है कि लेबनान से मुतालिक कहा जाता है जंगबंदी के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू जो खसई है गजा का, उसकी बीवी पर दबाव डाला और कहा कि अगर तुम लेबनान के साथ जंगबंदी नहीं करोगे तो फिर नेतन्याहू जेल में जाएगा और नेतन्याहू का बेटा यायर जो है उसे अमेरिका से बेदखल कर दिया जाएगा और अमेरिका में नेतन्याहू खानदान के जो असासे है उसे मुंजमद कर दिया जाएगा। उसके बाद खसाई की बीवी चीखने लगी, यानी नेतन्याहू की बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी और बीवी के डर के मारे उसने लेबनान से जंगबंदी कर ली। तो ये होता है बीवी का किरदार और ये होता है औरत की मार। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।